हेलो दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसकी क्लास फर्स्ट है। ये इंपॉर्टेंट रहेगी बीकॉम सेकेंड ईयर, एलएलबी सेकेंड ईयर, सीए, सीएस, सीएमए, इंटर और एग्जीक्यूटिव लेवल, इन सब के लिए एग्जाम होता है इनकम टैक्स के पेपर। और ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी रिलेवेंट हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है बेसिक कंसेप्ट। सीए, सीएस, सीएमए में बेसिक कंसेप्ट के नाम से पहला चैप्टर होगा, और इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ये बीकॉम या एलएलबी के में फर्स्ट चैप्टर होगा। इसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार है कि इनकम टैक्स एंड इट्स टाइप्स, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कंपोनेंट्स ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टैक्स रेट्स एंड टैक्स रिजीम, स्टेप्स फॉर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इनकम एंड टैक्स। इनकम दो भागों में बटी हुई है, लीगल और इलीगल। जब भी कोई इनकम होगी वो दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो वो लीगल इनकम होगी या फिर इलीगल इनकम होगी। लीगल इनकम वो होती है जिसका आपके पास प्रूफ अवेलेबल होता है और लीगल एक्टिविटी के थ्रू कमाई गई है। इलीगल इनकम वो होती है जिसके लिए आपने इलीगल एक्टिविटी की है और आपके पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, या फिर वो लीगल प्रोविजन के दायरे में नहीं आती है। वो इनकम कौन सी मानी जाएगी? इलीगल इनकम। जैसे कि किसी के फिरौती वगैरह से पैसा कमा लिया, या फिर कोई लूट खसोट इस टाइप से वो पैसा, या फिर आपने कोई इनकम कमाई है लेकिन वो जेन्युइन तरीका है लेकिन फिर भी आपके पास कोई उसका प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो भी वो इलीगल इनकम मानी जाएगी। जैसे कि आपने सुना होगा 2 नंबर का पैसा। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स। टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल और अदर एंटिटी पे पड़ता है, मतलब इसका बर्डन डायरेक्ट उसी पर्सन पे पड़ता है जिसके ऊपर लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ये टैक्स लगाता है सप्लायर के पास, लेकिन इसका जो बर्डन होता है कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए मिस्टर ए है जो बिजनेस पर्सन है, ये जब सेल करेगा तो जीएसटी चार्ज करेगा। एग्जांपल के लिए 18%। मानो गुड्स की कीमत कितनी है? गुड्स या की कीमत कितनी है? 1000 रुपए। इस पे जीएसटी कितना हुआ? 180 रुपए। टोटल होगा 1180 रुपए। अब जो ये 180 रुपए है ये जीएसटी का अमाउंट है, ये मिस्टर ए ने कस्टमर से चार्ज किया है और इसके बाद गवर्नमेंट को पे किया है। तो ये कौन सा टैक्स हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसा टैक्स हुआ? शिफ्टिंग के नेचर का, मतलब पे कोई और करता है और लेकिन गवर्नमेंट के पास पहुंचाता कोई और है, इस टाइप से। और यही बात है डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अब जो ये बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाएगा उस पे जो टैक्स लगेगा उसको ये शिफ्टिंग नहीं कर सकता, उसको मिस्टर ए ही पे करेगा। मिस्टर ए को ही पे करना होगा। ये कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स आया ही कब था इंडिया में, कैसे इसका इम्प्लीमेशन हुआ था? चलिए स्टार्ट। फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स जो लगाया गया था इंडिया में वो सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। सर जेम्स विल्सन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटिश एम्पावरमेंट में। जब ये टैक्स लगाया था 1860 में लगाया था। इफेक्ट कब हुआ था, मतलब शुरुआत कब की गई थी? 24 जुलाई 1860 में। इसकी असेंट दी गई थी वायसरॉय ने। जब ये इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था तो इसमें 21 पार्ट थे और 259 सेक्शंस थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये टैक्स लगाया ही क्यों गया था? क्योंकि जब 1857 का वॉर हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। उसके भरपाई करने के लिए ये टैक्स लगाया गया था। जब टैक्स लगाया था तो टैक्सेबल इनकम के जो क्राइटेरिया रखा था स्टार्टिंग में 200 रुपए रखा गया था पर एनम, जिसको बढ़ाकर 1862 में कर दिया गया था 600 रुपए पर एनम।
टैक्सेबल इनकम में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जब टैक्सेबल हुआ करती थी, अभी एग्जेम्प्ट होती है। साल 1886 में फर्स्ट टाइम डिटेल एक्ट को पास किया गया था, जिसको भारतीय वित्त व्यवस्था में इंपॉर्टेंट एंड स्थायी अंग बनाया गया था, यह स्थायी अंग बन गया था। 1886 से लेकर 1917 तक बहुत सारे संशोधन किए गए इस एक्ट में और चेंजेस किए गए। इसी बीच 1916 में एक प्रोग्रेसिव रेट का इंप्लीमेंटेशन किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था जिसके पास ज्यादा इनकम होगी उसको ज्यादा टैक्स देना होगा। साल 1918 में 1886 में इस एक्ट के 1886 में जो एक्ट था उसके स्थान पर एक नया एक्ट पास किया गया, जिसमें कंडीशन रखी गई थी चालू वर्ष की इनकम में उसी वर्ष में टैक्स देना होगा। और 1918 जो में टैक्स बनाया गया था वो 4 वर्ष तक प्रभाव में रहा था। 1922 में नया एक्ट बनाया गया था, इनकम टैक्स एक्ट 1922। इसमें कंडीशन रखी गई थी गत वर्ष की इनकम पर टैक्स देना होगा, जो कि 1886 में कैसे था कि चालू वर्ष में इनकम की पे टैक्स देना होगा उसी वर्ष में। लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट 1922 बनाया गया था तो इसमें रखा गया था कि आपको गत वर्ष की इनकम पे टैक्स देना है। 1922 वाले इनकम टैक्स में बहुत सारे संशोधन किए गए थे, जो कि 1939 तक संशोधन किया। 1939 में जब संशोधन किया गया था तो उसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे दो। एक तो था अपीलेट फंक्शन को सेपरेट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन से, साथ ही में सेंट्रल चार्ज क्रिएट किया गया था जो कि बॉम्बे में था। तो इस प्रकार इसकी टैक्स की हिस्ट्री चलती रही जनरली। तो एक बार ब्रीफली कहते हैं कब स्टार्ट किया गया था। 1860 में। किसने किया था? सर जेम्स विल्सन ने। क्यों स्टार्ट किया गया था? फाइनेंशियल क्राइसिस को भरपाई करने के लिए। इसके बाद 1886 में कब आया था? डिटेल एक्ट पास किया था। इसमें क्या कंडीशन थी? करंट ईयर की इनकम पे करंट ईयर में टैक्स देना था। इसमें सुधार करके 1922 में एक्ट पास किया गया था, जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स देना होता था। इसके बाद ऐसा ये टैक्स कंटिन्यू 1959 तक चलता रहा था। 1959 में फिर भारत सरकार ने एक नया कानून बनाने की सोची थी इनकम टैक्स एक्ट के लिए, इनकम टैक्स लेने के लिए। तो अब बात करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया की। कानून, जब ये कानून सोची थी 1959 में कि भारत सरकार ने कि एक नया कानून बनाया जाए, तो वो कानून बना कैसे था? साल 1949 26 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया था। जब संविधान बना था तो उस टाइम इसमें 395 आर्टिकल थे प्लस 22 पार्ट में डिवाइड था और 8 शेड्यूल थे, जो कि अभी 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भागों में बांटा हुआ है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ माना जाता है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 भाग है, इसको शॉर्टकट में हम याद रख सकते हैं। जेल, JEL, J फॉर जुडिशरी, E फॉर एग्जीक्यूटिव और L फॉर लेजिस्लेचर। जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक है, हाई कोर्ट 25 है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 672 है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है CJI के नाम से जाना जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY
चंद्रचूड़। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव में होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 तरह के, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। ऐसे लेजिस्लेचर में 2 सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। सेंट्रल में पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात करते हैं कि संविधान में आर्टिकल बहुत सारे दिए गए हैं। उन्हीं में से एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है, मतलब सेंट्रल लेवल पे। ऐसे ही स्टेट लेवल पे किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 245 में डिफाइन है कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर सेंट्रल लेवल पे बात चल रही हो तो कौन होएगा? पार्लियामेंट। और स्टेट पे बात चल रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात करते हैं कि जब पार्लियामेंट को ये दे रखा है पावर, तो आर्टिकल 246 में बताया गया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पे आप लॉ बना सकते हो। अगर बात चल रही है यूनियन की, अगर सेंट्रल लेवल पे बनाना है तो यूनियन लिस्ट के आधार पे बनाया जाएगा। अगर स्टेट में बनाना है तो कोई स्टेट लिस्ट के आधार पे बनाया जाएगा। और कॉन्करेंट स्टेट और सेंट्रल दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलाया जाएगा तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। यूनियन लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, पेन सा नहीं चल रहा था इसलिए। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। ऐसे स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट मैटर हैं जिसके ऊपर स्टेट लॉ बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट मैटर है जिन पे लॉ बनाया जा सकता है। अब हम किस टॉपिक पे बात चल रहे हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82। इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 के आधार पर बनाया गया है। जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट तैयार की लॉ बनाया जाएगा तो कैसे कैसे बनेगा, तो उसको ड्राफ्ट होता है। जैसे ही वो लॉ बनाने की फर्स्ट प्रोसेस से गुजरता है उसका नाम होता है बिल। बिल की हियरिंग होती है, मतलब पहले पढ़ाया जाता है पार्लियामेंट में अगर सेंट्रल लेवल पे बनाया जाता है तो, और स्टेट लेवल पे बनाया जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर में। तो अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो किस में बनाया जाएगा? पार्लियामेंट में। तो बिल पहले इंट्रोड्यूस होगा, उसको बोथ हाउस पे पास किया जाएगा। पार्लियामेंट से मतलब पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। जब लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास हो जाएगा तो लॉ बन जाता है, जब अगर उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया लेकिन प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तब तक वो लॉ नहीं बनता है। जैसे ये तीनों कंप्लीट कर देते हैं लॉ बन जाता है। अब बात करते हैं कि लॉ एप्लीकेबल कब होगा। जैसे ही लॉ बन जाता है तो उसको पब्लिश करना होता है कि आज से ये कानून लागू होगा। पब्लिश करने के लिए ऑफिशियल गजट होता है जिसको ई गजट है, उसमें देख सकते हो आप। और नेक्स्ट आएगा एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मतलब लागू कब से होगा। लागू करने के लिए डेट डिसाइड होती है। फर्स्ट हो सकती है कि डेट नोटिफाइड बाय द
एनफोर्समेंस की डेट नोटिफाई की होगी, इस डेट से ये लागू होगा एक्ट। जैसे कि जीएसटी गया था तो उसमें डेट लागू कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। ऐसे इसमें डेट होती है कि एनफोर्समेंट या लागू होगा, जो कब होगा, या फिर डेट नोटिफाई नहीं किए गए तो उस डेट से लागू होगा जिस दिन वो नोटिफाइड किया जाएगा ई गैजेट में। तो इनकम टैक्स कब लागू हुआ था, 1/4/1962 से। चलिए अब इनकम टैक्स एक्ट बनाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैसे बना, जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया तो हमने कहा सबसे पहले क्या होगा, वो बिल 1961। तो इसका नाम क्या था, इनकम टैक्स बिल 1961। ये कब, 24 अप्रैल। गवर्नमेंट जॉब वाले ध्यान रखें, और जो एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि एमसीक्यू बेस भी आपके में सवाल आने वाले हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखें, मे बी आपके लिए रिलेवेंट हो। 24 अप्रैल 1961 को पेश किया था लोकसभा में, जो कि सितंबर 1961 में पास कर दिया गया। और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ लॉ, कि जब आप कानून पढ़े कोई भी तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अभी जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स में कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे, इनकम टैक्स एक्ट, एक तो खुद इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन है और शेड्यूल कितने हैं, 14 आपके। लेकिन इसमें घबराना नहीं, बीकॉम या एलएलबी और सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम लेवल पे मेजर पोर्शन नहीं आता है, थोड़ा पोर्शन आता है। अगर हम सोच के चले तो 1/3 एलएलबी में और सीए, सीएस इंटर में भी हो सकता है 1/2 या 1/50% आ जाए, इस टाइप से होता है सिलेबस का पैटर्न। और नेक्स्ट ओके, इसके बाद रहेगा इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स एक्ट और रूल में क्या क्या अंतर है। इनकम टैक्स एक बार बनाया गया था, अब उसके बारे में रूल बनाए गए थे कि कैसे कैसे जो इसमें सेक्शन है उसमें और उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए रूल बनाए गए। इसके बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये हर साल आएगा। इसमें बताया जाएंगे कि रेट क्या रहेगी, क्योंकि इनकम टैक्स में रेट डिफाइन नहीं की गई है, इसलिए हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है। जैसे कि अभी 2023 आया था और अब फरवरी को आएगा 2024। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आता था वो हमेशा फरवरी के एंड में आता था, फरवरी एंड में। लेकिन साल 2018 से ये 1 फरवरी को आने लगा। तो ये भी सवाल हो सकता है कि 1 फरवरी को एनुअल फाइनेंस एक्ट कब से लागू हुआ था, 2018 से। इसके बाद है नेक्स्ट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का हिंदी में अर्थ है विधेयक। ये क्या होता है, जब कोई एक्ट बना रहे होते हैं तो उसके बीच का उपाय होता है ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे पूरा, अभी एक मान के चलो एक सपोर्टिंग एक्ट मान सकते हैं आपकी लैंग्वेज में। नेक्स्ट रहेगा सर्कुलर और नोटिफिकेशन। जो एक्ट में डिफाइन किए गए, ये क्लैरिफिकेशन के लिए बताए जाते हैं कि सर्कुलर और नोटिफिकेशन कि क्या, कौन से सेक्शन में क्या चीज इंप्लीमेंटेशन होगी, इसका मतलब क्या है और एक्सेप्शन क्या क्या रहेगी, इस टाइप से। ये कौन करते हैं, डिपार्टमेंट, अथॉरिटी। इसके बाद आएगा लीगल डिसीजन या केस लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लीगल डिसीजन होंगे वो भी रिलेवेंट होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अभी ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक वीडियो इन पर्टिकुलर टॉपिक में आ जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ लॉ। इसके लिए डिटेल में वीडियो बना देंगे जिसमें आपको आ जाएगा। अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट ऑफ डेफिनेशन। यहां से बीकॉम का पार्ट शुरू करते हैं। ये बीकॉम का पार्ट शुरू करते हैं यहाँ से जो रहता है। ये बाकी चीजें भी आपकी बीकॉम में होती है, फर्स्ट चैप्टर में होगा कि 1860 में लगाया था, ये चीज होगी, लेकिन वो स्किप हो जाता है और मेनली यहाँ से शुरू करते हैं। आपने शुरू किया तो आप और सीए में और उनके लिए डिटेल में चलता है। बाकी भी अगर ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बीकॉम वालों को भी डिटेल में पता रहे। चलिए नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स पे कौन करेगा। इनकम टैक्स पे कौन करेगा? असेसी। असेसी कौन हो सकता है? पर्सन। अब मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सभी के सभी पर्सन असेसी हो सकते हैं? आंसर यस और नो। ये भी 1-2 नंबर का आ सकता है, तो इसका आंसर होगा नो। सभी पर्सन असेसी नहीं हो सकते। हाँ, सभी असेसी पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट इनकम। तो अभी हमने बात करी कि इनकम कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की, लीगल और इलीगल। लीगल पे टैक्स देना है, हाँ। इलीगल पे देना है, हाँ। ऐसे ही तो अब बात करते हैं लीगल इनकम। लीगल इनकम में होगी तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगी एग्जेम्प्ट इनकम कि जिससे आपको टैक्स ही नहीं देना है, एग्जेम्प्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। टैक्सेबल इनकम जिससे आपको टैक्स देना है, पार्टली टैक्सेबल इनकम, कुछ पार्ट तक वो टैक्सेबल रहेगी और कुछ पार्ट का वो एग्जेम्प्ट रहेगी। तो इनकम 3 पार्ट में आएगी जो आपके एग्जाम में होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट रहेगा टैक्स। टैक्स को आर्टिकल 366 366 में 28 सब आर्टिकल में 28 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है कि टैक्सेशन। चलिए टैक्स को समझते हैं कि आर्टिकल 366 ब्रैकेट 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टैक्सेशन को डिफाइन किया गया है कि टैक्स का मतलब होता है कि इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोज्ड वेदर जनरल हो या फिर लोकल और स्पेशल, एंड टैक्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, और इस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। टैक्स को कैसे माना जाएगी कि समाज में लिविंग के लिए कॉस्ट होगी या फिर समाज में जीने के लिए लागत होगी। टैक्स आर लेविड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स कौन लगा सकता है? गवर्नमेंट। किस लिए लगाया जाता है? वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए। तो इसलिए टैक्स कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये हम बताते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कौन आएगा? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन आएगा? जैसे कि जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इसका इंप्लीकेशन कैसे होता है? डायरेक्टली पड़ता है पर्सन पे, और इनडायरेक्ट का कैसे होता है? शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि जब टैक्स देना है, अभी कौन सी बात करें कि टैक्स कौन देगा? असेसी। असेसी कौन होगा? पर्सन। असेसी कौन होगा? पर्सन। वो टैक्स कब देगा? असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में कि असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि एक पीरियड होता है 12 मंथ का, जो कि स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल से। जैसे असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सीए सीए में सीएस के लिए। और असेसमेंट ईयर 23-24 ये किसके लिए एप्लीकेबल है? बीकॉम में भी हो सकता है, एलएलबी वाले के लिए भी हो, लेकिन बीकॉम सेकंड ईयर में कौन सा है? 23-24 दोनों को बताया जाएगी रेट वगैरह, तो बने रहे लास्ट तक। नेक्स्ट रहेगा कि सर टैक्स तो देना है कब? असेसमेंट ईयर में देना है, लेकिन कौन सी इनकम पे होनी चाहिए? इनकम कौन सी होगी? प्रीवियस ईयर की।
इनकम कौन सी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की, उस पे। लेकिन कुछ केस में कब देना होगा, करंट ईयर में देना होगा, जब वो कमाए हैं उसी टाइम पे देना होगा। तो प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, कि जो असेसमेंट ईयर है उससे जस्ट पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर को कौन सा माना जाएगा, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट अब शुरू हो गया कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग है एक पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडेड ऑन 31 मार्च। एक टाइम पीरियड है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा नेक्स्ट ईयर को, उस पीरियड को फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर आप सभी जानते हैं, जनवरी टू दिसंबर, नई साल। इसी टाइप से ये लॉ में है फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का यूज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर के नाम से भी जाना जाता है, फिस्कल ईयर के नाम से जाना जाता है फाइनेंशियल ईयर को। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट जो होगा, स्टार्टिंग कब होगी, 1 अप्रैल से, खत्म कब होगी, 31 मार्च से। जनवरी टू दिसंबर में क्या होता है, कैलेंडर ईयर। तो ध्यान रहे फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, खत्म कब होगा, 31 मार्च। इनकी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक कट ऑफ डेट रखते हैं, कट ऑफ डेट होगी 31 दिसंबर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर अप्रैल से लेके दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ये ट्रिक है जिससे आप फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर निकाल सकते हैं। 31 दिसंबर ये कभी कट ऑफ पॉइंट है, हमने कहा कि इससे पहले आएगा, इस 31 दिसंबर तक स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट इसके बाद वाली जनवरी टू मार्च। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो मिस्टर के है, मिस्टर के या तो वो बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कोई जॉब स्टार्ट करता है। अब उसकी स्टार्टिंग डेट है जो 16 मई 2020 है, 16 मई 2020। तो अब कैसे निकालेंगे फाइनेंशियल ईयर, इस पे फोकस रखें आप। स्टेप फाइनेंशियल ईयर निकालने के लिए या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर स्टेप फॉलो करेंगे जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। कि स्टेप क्या रहेगा, देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है मंथ, कि जो डेट में दे रखा है उसमें मंथ कौन सा है। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ईयर कौन सा रहेगा, सेम टू सेम, जो डेट दे रखी है उसका ईयर सेम टू सेम रखना है। उसके बाद आपको प्लस माइनस करना है ईयर का, प्लस कब करना, माइनस कब करना है। अगर आपको स्टार्टिंग डेट मिली है तो प्लस कर देना एंडिंग डेट पे जाने के लिए, और अगर एंडिंग डेट मिली तो आपको स्टार्टिंग डेट जाने के लिए -1 कर दें। चलिए इस एग्जांपल में तो अभी हमने कहा कि मिस्टर के है जिसने बिजनेस या जॉब स्टार्ट किया था 16 मई को। अब हमने कहा कि देखो पॉइंट क्या है, मंथ कौन सा है, मंथ आइडेंटिफाई करो। मई, मई किस में आएगा, अप्रैल टू दिसंबर में या जनवरी टू मार्च में। हमने कहा अप्रैल टू दिसंबर में, इसी में आएगा। तो डेट कौन सी मिलेगी, स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट कौन सी रहती है, 1 अप्रैल, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। उसके बाद कौन सा था, ईयर कौन सा आएगा, सेम टू सेम। ईयर कौन सा है, 2020, ईयर आ गया 2020। इसके बाद क्या है, स्टार्टिंग डेट मिली है तो आप किस पे जाना है, एंडिंग डेट पे। एंडिंग डेट पे क्या है हमारी 31 मार्च। ये डेट दोनों सेम टू सेम रहेगी, ईयर चेंज होता रहता है। ईयर अब अगर स्टार्टिंग से एंड पे जा रहे हैं तो +1 कर देना है, तो डेट क्या मिलेगी, ईयर 2021। तो इसको जो फाइनेंशियल निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, 2020 से 21। इससे जस्ट पिछला प्रीवियस ईयर 2019-20, ये कैसा है, 2020 में से एक माइनस कर दो तो कौन सा आएगा 2019।
आगे जाना है स्टार्टिंग से एंड पे जाना है तो प्लस 2019 से 20 प्रीवियस ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर से असेसमेंट ईयर पे जाना है तो +1 कर देना है, 22 हो जाएगा, 21 + 1 22, 2021-22 असेसमेंट ईयर होगा। आइए कुछ एग्जांपल और करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट किया 19 जुलाई 2022 को, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले हमें स्टेप कौन सा फॉलो करना था, 3 स्टेप, 1 2 और 3 स्टेप फॉलो करने। फर्स्ट में क्या था, आइडेंटिफाई मंथ, मंथ कौन सा है, जुलाई, जुलाई किस में आता है, अप्रैल टू दिसंबर में या फिर जनवरी टू मार्च में। जुलाई किस में आएगा, अप्रैल टू दिसंबर में, यस। तो डेट कौन सी मिलेगी, स्टार्टिंग, और अगर मंथ है जनवरी टू मार्च में तो डेट मिलेगी एंडिंग। चलिए, जुलाई किस में आता है, अप्रैल टू दिसंबर में, तो स्टार्टिंग डेट मिलेगी। स्टार्टिंग डेट क्या रहती है हमेशा, एक 4, और एंडिंग डेट क्या रहेगी, 31/3। ठीक है। अब बात करें थे जुलाई, अप्रैल टू दिसंबर में स्टार्टिंग डेट मिली, तो स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी हमारी, 1/4। ईयर कौन सा रहेगा, इसमें कौन सा है, ईयर कौन सा रहेगा, सेम टू सेम। ईयर कौन सा है, सेम टू सेम 2022, 2022 को पुट आउट कर देंगे। अब बात करें कि स्टार्टिंग मिला है, स्टार्टिंग मिल गया, एंड पर जाना है तो +1 कर देना है। जैसे +1 करेंगे तो कौन सा रहेगा, 2023। डेट कौन सी रहेगी, सेम 31/3/2023। तो ये क्या मिल गया हमें, टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड मिल गया। ओके, अब फाइनेंशियल ईयर बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग का लास्ट 2022, लास्ट एंडिंग का लास्ट 2023। तो फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, 2022-23। अब बात करते हैं कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से जस्ट अगला 2023 +1 कर देना, 2024। तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ, 2023-24। आई होप तो समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही दूसरे का करते हैं। अभी नेक्स्ट रहेगा, इसका निकाल के देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है बी। बी के स्टार्टिंग है 10 दिसंबर 2021। तो सेम स्टार्टिंग डेट हमेशा वही रहेगा 1/4, और एंडिंग डेट क्या रहेगा, 31 दिसंबर, सॉरी एंडिंग डेट 31 मार्च। स्टेप सबसे पहले क्या करना है, मंथ आइडेंटिफाई। ये देखो कौन से पार्ट ए में है, अप्रैल टू दिसंबर, तो स्टार्टिंग डेट मिलेगी 1/4, और अगर ये है जनवरी टू मार्च तो एंडिंग डेट मिलेगी जो भी होती है 31/3। तो
दिसंबर कौन से में, अप्रैल टू दिसंबर में, तो डेट कौन सी मिलेगी, स्टार्टिंग 1/4, ईयर कौन सा रहेगा, सेम टू सेम, इसके बाद प्लस माइनस करना है, स्टार्टिंग मिली है तो एंड पे जाना है, एंड के लिए करना है, डेट वही रहेगी 31/3, ईयर प्लस 1 कर देना, स्टार्टिंग से एंड पे जा रहे तो 2022, तो ये टाइम पीरियड निकल गया। ऐसे फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 2021 2022, ये आपके पास फाइनेंशियल ईयर आ गया। असेसमेंट ईयर 2022 2023, ये असेसमेंट ईयर आ गया। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। असेसमेंट ईयर की तरफ से देखें तो ये वाला प्रीवियस ईयर है, और इसके पॉइंट से देखेंगे तो प्रीवियस ईयर होगा 2020 और 21। यहां कॉन्फिगर आपको बेस रखना है, उसके जस्ट पीछे जाना है, वो आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। तो असेसमेंट ईयर के बेस पे देखोगे तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2021-22, और फाइनेंशियल ईयर से देखोगे तो प्रीवियस ईयर होगा 2020 और 21। ये सारी चीजें आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जब चैप्टर करोगे तो उसमें सवाल आएंगे, तो उसमें ये सवाल आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगे कि असेसमेंट ईयर इसमें ये है, प्रीवियस ईयर इसमें ये है, तो उसके बेस पर अगर ये वाला कैलकुलेशन आपको प्रॉपर नहीं निकल पाओगे तो आपसे सवाल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2022। अब इसमें देखिए कि ये पार्ट कौन सा है, पार्ट ए में या पार्ट बी में। सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, मंथ आइडेंटिफाई करो, मंथ फरवरी, फरवरी किसमें आएगा, जनवरी टू मार्च में। सेकंड है ओके 12/2/2022। ओके ये मंथ किसमें है, सेकंड पार्ट में, जनवरी टू मार्च में, तो डेट कौन सी मिलेगी, एंडिंग 31/3, ईयर कौन सा लेना है, सेम टू सेम 2022। अब हमें एंडिंग डेट मिली है, एंडिंग डेट से स्टार्टिंग पे जाना है, तो हमें -1 करना है। जब स्टार्टिंग से एंडिंग पे जाना है तो +1 करना है, और एंडिंग से स्टार्टिंग पे आना है तो -1 करना है। तो -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2021, और डेट क्या रहेगी, स्टार्टिंग है हमेशा 1/4। तो आपका टाइम पीरियड होगा, ये आपने सॉल्व किया है। लिखना कैसे, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 टू 31/3/2022। तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा आपका, दो 2021-22। इसको मिटा देता हूँ, ये पहले वाला है जो भी फर्स्ट ए सवाल करा था। तो फाइनेंशियल ईयर क्या आएगा इसमें, 2021 टू 2022, ये आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। ऐसे इसका असेसमेंट ईयर जानना है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2022 टू 2023, ये आपका असेसमेंट ईयर होगा। ऐसे ही आपको डी का निकालना है, ऐसे सारे निकल जाएंगे। आई होप सो आगे इसका आप कमेंट में बताएं कौन सा आएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आई होप सो अब आपको असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर ये आपको समझ में आ गया होगा, निकाल लिया होगा कैसे कैसे निकले। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट ये आपको असेसमेंट ईयर पे ध्यान करना है। बीकॉम जो सेकंड ईयर है उनके लिए असेसमेंट ईयर जो एग्जाम में रहेगा अभी 2023 और 24 रहेगा, और सीए, सीएस, सीएमए वालों के लिए असेसमेंट ईयर 2024 और 25 रहेगा। चलिए रेट बात करते हैं। अभी जो करंटली टैक्स प्रोविजन बनाए गए फाइनेंस एक्ट में, वहां
दो स्कीम दी गई है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम, जिसको स्कीम से नाम दे सकते हैं, रिजाइम या स्कीम जो भी दे सकते हैं। बीकॉम में जो असेसमेंट ईयर रहेगा 2023-24 रहेगा, ध्यान रहे, और सीए, सीएस, सीएमए इंटर वाले हैं उनके लिए असेसमेंट रहेगा 24-25। ओके, ओल्ड स्कीम जो रहेगी वो दोनों के लिए सेम रहेगी, चाहे वो असेसमेंट ईयर 2024-25 में हो या फिर असेसमेंट ईयर 23-24 में हो। बस न्यू स्कीम में चेंजेस हैं। ओके, ओल्ड स्कीम दोनों में सेम रहेगी। ओल्ड स्कीम जो टैक्स रेट है वो फर्स्ट 2.5 लाख रुपए तक कितने रहेगी, नील। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है नॉर्मल इनकम, तो आपको टैक्स कितना देना होगा, नील। और इससे अगले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स देना होगा 5%। जैसा आपकी टोटल इनकम हुई 4 लाख, तो पहले 2.5 लाख रुपए तक नील, अगले जो 1.5 लाख रुपए बचते हैं उस पर देना होगा 5%। अगर आपकी इनकम है 5 लाख, तो फर्स्ट जो 2.5 लाख रुपए रहेंगे उस पर टैक्स देना होगा नील, और उससे अगले जो 2.5 लाख रुपए बचेंगे उस पर देना होगा 5%। ऐसे ही नेक्स्ट जो अगले 5 लाख रुपए तक है उस पर टैक्स लगेगा 20%। जैसे आपकी टोटल इनकम हुई 7 लाख, तो 7 लाख पे 2.5 लाख रुपए हो गए नील, उससे बाकी का बचा 4.5 लाख। 4.5 लाख में से अगले 2.5 लाख पे, सॉरी 7 लाख है ना, 7 लाख 7.5 कर लेते इसमें, 7.5 लाख इनकम है, तो उसमें 2.5 लाख रुपए तक तो हुआ नील, अगले 2.5 लाख पे होगा 5%, और उस पे अगले 2.5 लाख पे होगा 20%। इस टाइप से। अब ये 20% जब तक 10 लाख नहीं हो जाते पूरे, 2.5 इस टाइप से, या फिर अगले 5 लाख, तब तक ये टैक्स कितना रहेगा, 20%। जैसे 10 लाख से ऊपर जाएगा तो टैक्स कितना लगेगा, 30%। अब बात करते हैं न्यू स्कीम की। न्यू स्कीम में असेसमेंट ईयर 2023-24 बीकॉम वाले, ध्यान रखिए ये बीकॉम वालों के लिए है, लिख देता हूं मैं बीकॉम में असेसमेंट ईयर 2023-24 है। इनके लिए जो न्यू टैक्स की रेट है, न्यू टैक्स रिजाइम में फर्स्ट 2.5 लाख रुपए पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, उससे अगले 2.5 लाख पे 10%, अगले 2.5 लाख पे 15%, उससे अगले पे 20%, उससे अगले 2.5 लाख पे 25%। और जैसे ही सबका टोटल हो जाता है 15 लाख से ज्यादा, तो उस पे पूरे पे लगेगा 30%, 15 लाख से ऊपर। न्यू टैक्स रिजाइम ये सीएसीएम और सीएस वालों के लिए, ये असेसमेंट ईयर ध्यान रखें 2024 और 25। इनके लिए जो न्यू टैक्स रेट रहेगी न्यू रिजाइम में वो 3 लाख रुपए रहेगी, और बीकॉम वालों के लिए 2.5 लाख। तो ध्यान रखें ये सी वालों के लिए फर्स्ट 3 लाख रुपए पे नील, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, उससे अगले 3 लाख पर 10%, उससे अगले 3 लाख पर 15%, और उससे अगले 3 लाख पर 20%, और उसके बाद जैसे टोटल 15 लाख से ज्यादा है तो उस पे 30% टैक्स सेविंग होगा। आइए अब बात करते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है टैक्स लायबिलिटी की। उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेजिडेंस स्टेटस। कि जिस पर्सन पे हम टैक्स लगा रहे हैं वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। जैसे स्टेटस हो जाता है उसके बाद आपसे इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। इनकम कैलकुलेट करके उसको 5 हेड में डिवाइड किया जाएगा। तो मतलब 5 हेड के हिसाब से उसको बांटा जाएगा और उनके अलग अलग कैलकुलेशन होगी। जैसे और इसके बाद आपके पास आएगी ग्रॉस टोटल इनकम।
इसमें से डिडक्शन माइनस होगी 80C टू 80U। इसके बाद आपके पास टोटल इनकम आएगी, इस पे टैक्स लगेगा जो कि रेट होगी। यहां आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको न्यू स्कीम में जाना है या फिर ओल्ड स्कीम में जाना है। तो इस टाइप से ये कैलकुलेशन रहेगी। एक एग्जांपल कर लेते हैं टैक्स कैलकुलेशन के लिए ओल्ड स्कीम से, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मान के चलो किसी की इनकम है 3 लाख। आधार में वो करेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं।